जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गुप्त काल का लास्ट 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हमने गुप्त काल से संबंधित जितने भी शासक थे उन सब के बारे में हमने आपको बताया था। तो चलिए आज एक छोटा-सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, क्या-क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थी और कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य उस समय हुए थे। क्लियर है? साथ ही साथ आज हम हुन जो आक्रमणकारी था, जिसके कारण जो है गुप्त वंश समाप्त हो गया था, उसके बारे में भी हम आज एक क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए गुप्त काल के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं और शॉर्ट ओवरव्यू के बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएँगे। तो हमने देखा था गुप्त काल के बारे में कि गुप्त काल या गुप्त वंश, इसी को हम क्या कह सकते हैं, गुप्त वंश भी कह सकते हैं। तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था जिन्होंने इसका स्थापना किया था, यानी संस्थापक हम जिसे बोलेंगे, प्रथम संस्थापक कौन था, तो वो था आपका श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त काल के क्या थे, संस्थापक थे, संस्थापक होंगे। और श्रीगुप्त के बाद दूसरा जो शासक हुआ था उनका नाम था घटोत्कच। ये सभी हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। एक हम शॉर्ट रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो पहला जो संस्थापक था गुप्त काल का या गुप्त वंश का, उनका नाम था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक हुए ये घटोत्कच हुए। क्लियर है? इसके बाद जो शासक हुए हैं इसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? देखिए ये आपका श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, ये दोनों जो है वो सामंत के रूप में शासन करते हैं। किस रूप में? सामंत। सामंत का मतलब हो गया भूस्वामी या जमींदार, जिसकी भी अपनी सेना होगी। क्लियर है? और इस प्रकार से जो है वो अपने प्रशासन को एक मतलब भूभाग पर ही चलाते थे। लेकिन ये राजा के रूप में जो है शासन प्रशासन नहीं चला रहे थे। तो राजा के रूप में जो है वो प्रशासन किसने सर्वप्रथम चलाया था गुप्त वंश में? तो राजा के रूप में चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसलिए जो है चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम कहलाएंगे। तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है राजा के रूप में शासन को चलाया था। बाकी जो इसके पहले जो दो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों सामंत के रूप में शासन किया था। क्लियर है? अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम का जो है इनका विवाह किया गया था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। किनके साथ किया गया था? कुमार देवी के साथ किया गया था। और इन्हीं का पुत्र था जिनका नाम था समुद्रगुप्त। इनका पुत्र का नाम क्या रहेगा? समुद्रगुप्त रहेगा। तो चौथा शासक कौन हो जाएंगे? चौथा शासक हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त। क्लियर है? कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, समुद्रगुप्त जो है वह इतिहास में महान शासकों में जो है इनका नाम जो है वह गिना जाता है। और इन्होंने जो है वह उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों को जीत लिया था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन उनको अपने राज्य में मिलाया नहीं था, बल्कि वहां से जो है वो टैक्स से पैसा वसूलते थे। इसके अलावा भी समुद्रगुप्त ने जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने शासनकाल में। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक था गुप्त वंश में, इनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। और रामगुप्त का विवाह होता है, इनके पत्नी का नाम होता है देवी। क्लियर है? और रामगुप्त का ही एक छोटा भाई रहेगा। क्लियर? रामगुप्त का छोटा भाई जिसका नाम रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय और इसकी पत्नी यह हो जाएगी देवी, इसकी पत्नी हो जाएगी। और पत्नी और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों षड्यंत्र करके जो है, यानी इन ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो अपने बड़े भाई की हत्या कर देगा, या बोले कि इसकी पत्नी जो है वह अपने पति की हत्या करके रामगुप्त को समाप्त कर देता है। और इसके जगह पर, रामगुप्त के जगह पर जो है अभी छठा राजा कौन बन जाएगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अगला शासक बनेगा। क्लियर है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बात समझ में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अगला शासक बनते हैं। और ये आपने एक तरह से कहा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाभी से ही क्या करते हैं? विवाह कर लेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक जो होगा वह कुमार गुप्त होगा। कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे महायान शाखा की बहुत शिक्षा दी जाती थी, उसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? और हॉस्टल प्रदान करने वाले सबसे प्रथम विश्वविद्यालय आपको नालंदा विश्वविद्यालय ही था।
कुमार गुप्त के बाद जो अगला शासक होते हैं गुप्त वंश में, उनका नाम होता है स्कंद गुप्त। क्या नाम रहेगा? स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त के बाद जो अगला शासक होंगे वह होंगे आपके भानुगुप्त। कौन से हो जाएंगे? भानुगुप्त। इसका स्कंद गुप्त के बाद जो है बहुत छोटे छोटे शासक होते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही। और सबसे अंतिम शासक जो होंगे भानुगुप्त के बाद जो अंतिम शासक होंगे, अंतिम शासक का नाम रहेगा विष्णुगुप्त। बात समझ में आया? क्या नाम रहेगा? विष्णुगुप्त नाम रहेगा। क्लियर है? और इस विष्णुगुप्त के शासन काल में ही हून जो है वह आक्रमण कर देता है, और हून के आक्रमण के कारण गुप्त वंश जो है लगभग लगभग समाप्त हो जाता है, या तो ये कहे कि गुप्त वंश जो है फिर छोटे छोटे सामंतों के रूप में बट जाएगा। और उन सामंतों में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण सामंत होंगे वह होंगे आपको पुष्यभूति। उनका नाम क्या रहेगा? पुष्यभूति। और यही पुष्यभूति जो है वह आगे चल करके पुष्यभूति वंश, या तो हम ये कहें कि आपको वर्धन वंश का स्थापना करेंगे। ठीक है, वर्धन वंश। और इस वर्धन वंश में सबसे प्रतापी शासक होंगे हर्षवर्धन। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो है वह एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू था कि गुप्त काल में कौन कौन से जो है वह शासक थे। एक क्रम हमने आपको बता दिया। और इसके पहले अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे क्लास को देखिए, मैंने डिटेल में बताया है, और प्रत्येक राजा के समय क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वो भी सब हमने डिटेल से बताया है। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस समय कैसी थी। तो चलिए तो हेडिंग दे दीजिए आप, गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था। क्लियर है? हेडिंग क्या देंगे? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था। क्लियर है? प्रशासनिक व्यवस्था हमने मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ा था। क्लियर है? गुप्त काल के बारे में भी देखते हैं, और हम कंपेयर करेंगे भी। अगर आपने हमारा मौर्य वंश का भी क्लास नहीं देखा है तो प्लीज आकर क्लास देखिए, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। क्योंकि मैंने जो भी इतिहास पढ़ाया है वो सीक्वेंस में बताया, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी पहले का हमने कर लिया है, और इसका जैसे थ्योरी खत्म होगा उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि गुप्त काल की भाषा क्या थी। ठीक है, भाषा। तो गुप्त काल के जो है सबसे प्रथम प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे कि भाषा जो है हमने पहले ही बताया था, इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्लियर है? कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। अभी वर्तमान में जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप देख रहे हैं भारत में, यह हिंदू धर्म किस समय का देन है? ठीक है, यह हिंदू धर्म जो है वह गुप्त काल की ही देन है। बात समझ में आए? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि वर्तमान जो हिंदू धर्म है, वर्तमान जो हिंदू धर्म है, यह हिंदू धर्म जो है वह किस समय का जो है वह हिंदू धर्म का मतलब कि स्वरूप है बोल सकते हैं, तो आपको गुप्त काल का ही स्वरूप है। क्लियर? देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम देख लेते हैं कि गुप्त काल का जो है वह बिहार के बदले, यानी बिहार के स्थान पे जो है सबसे ज्यादा वरीयता जो है दिया था उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। किसके कहाँ किसको राजधानी बनाएगा? कौशाम्बी को। तो गुप्त काल की जो है राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। क्लियर है? कहाँ थी? कौशाम्बी थी। क्लियर है? कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी कहाँ पड़ेगा? आपको उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका अगला और क्या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ सकती है कि इस समय जो है वह अर्थव्यवस्था का क्या आधार रहा होगा। अर्थव्यवस्था जो है वह मतलब कि राज्य को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते थे। क्लियर है? ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि जो अर्थव्यवस्था का मुख्य सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो वह था आपको जो भूमि से जो राजस्व यानी कि कर यानी टैक्स का पैसा जो आएगा, वही जो है आपको अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का स्रोत, अर्थव्यवस्था का स्रोत, अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या हो जाएगा बताइए? तो अर्थव्यवस्था का स्रोत हो जाएगा आपको भू राजस्व। भू मतलब हो गया भूमि यानी जमीन, और राजस्व का मतलब होता है टैक्स। क्या हो जाएगा? राजस्व मतलब क्या होता है? टैक्स। क्लियर? इसी को जो है राजस्व को हम कर भी कह सकते हैं।
क्लियर है। तो भूमि से जो है सबसे ज्यादा कर का पैसा आता है, यानी टैक्स का पैसा आता था, और उसी टैक्स से पैसे से राज्य को जो है चलाया जाता है। क्योंकि देखिए, एक राज्य चलाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजा जो है वो कहाँ से पैसे लाएगा, तो राज्य चलाने के लिए पैसा जो है वो जनता से ही टैक्स के रूप में वसूलेगा। क्लियर है। और यह भू राजस्व जो होता था, यह कितना होता था, यह भू राजस्व जो है वह लिखा हुआ है इसमें कि 1/4 से लेकर के, ठीक है, 1/6 तक, ठीक है, आपको भू राजस्व हो सकता था। यानी कि 1/4 और 1/6 का मतलब क्या है कि जैसा मान लिया जाए कि आपको 40 kg जो है अगर अनाज का उत्पादन करते हैं, तो उसमें से 10 kg जो है वह क्या होगा, 10 kg का जो है वो टैक्स रूप में आपको किसको देना होगा, राज्य के राजा को देना होगा। अच्छा, अगर 1/6 कर रहे हैं, तो 1/6 आप 40 kg अगर उत्पादन कर रहे हैं, और एक ये 10 kg, ये कितना हो गया, 1/4। क्लियर है। यानी कि जो भाग होगा उसका चौथा, 1/4 भाग जो आपको टैक्स रूप में देना है। अगर वही हम 1/6 भाग का बात करेंगे, तो 40 का जो है वो 600 भागा दे दीजिए। तो इतना कर जो है वो आपको किसको देना है, राजा को जो है वो भू राजस्व के रूप में आपको देना होगा। क्लियर है। तो भू राजस्व को जो है, ये जो भू राजस्व दिया जा रहा है, अगर आप जो है अनाज के रूप में देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, या तो आप नगद पैसे के रूप में देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो अनाज के रूप में जो दिया जाएगा भू राजस्व, उसको हम कहेंगे हक के। क्या कहेंगे, हक के कहेंगे। ठीक है, हक के। क्लियर है। और ये हक के जो है वो क्या है, तो अनाज के रूप में अगर आप भू राजस्व दे रहे हैं तो उसे हम हक के कहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नगद दे रहे हैं तो उसे कहा जाएगा मे। ठीक है, ये आपको नगद होता है। बात समझ में आया। सॉरी, उल्टा बता रहे हैं, उल्टा लिखा गया। अगर में है तो ये हो जाएगा आपको अनाज के रूप में। यानी कि अगर मान लिया 40 kg अनाज हुआ, अब 10 kg अनाज दे दिए कि लीजिए ये अनाज के रूप में हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो वो अनाज के रूप में जो टैक्स दिया जाएगा उसे कहलाएगा में। और नगद के रूप में जो टैक्स दिया जाएगा उसे हम कहेंगे हक। बात समझ में आया। जैसे नगद के रूप में कैसे देंगे, तो नगद के रूप में कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे मान लिया कि 40 kg अनाज का दाम जो है अगर 40 रुपया है, तो 10 रुपया हम क्या दे देंगे, राजा को दे देंगे टैक्स के रूप में। और अभी जैसे आपको टैक्स जो है ऑलवेज नगद के रूप में ही होता है, लेकिन पहले जो है वह अनाज के रूप में भी आप टैक्स दे सकते थे। बात समझ में आए। तो भाषा जो संस्कृत थी, हिंदू धर्म आज का जो वर्तमान में भारत में जो हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं वह किस वंश, किस समय की देन है, तो गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल का जो राजधानी जो थी वह आपको उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी से ही पूरे राज्य का शासन प्रशासन चलता था। क्लियर है। अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो है वह भू राजस्व यानी कि भूमि के रूप में टैक्स था, जिसमें जो है आपको नगद भी टैक्स आप दे सकते थे, या तो आप अनाज के रूप में दे सकते थे। तो नगद जो टैक्स दिया जाता है उसे कहा जाता है हक, और अनाज के रूप में जो टैक्स दिया जाता है उसे कहते थे मे। और यह टैक्स जो है वह कितना होता था, तो 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक जो है वह टैक्स रूप में आपको राजा लेता था। क्लियर है। अच्छा, और इसमें क्या विशेषताएं हो सकती है, क्लियर है, और क्या विशेषताएं हो सकती है। तो इस समय के जो है वह शासन की सबसे बड़ी इकाई जो है वह देश होती थी, यानी कि पूरे राज्य के, जिससे राजा जो है वो पूरे राज्य को चला रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो हो जाएगी आपको देश कहेंगे उसका, सबसे बड़ी इकाई। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, अभी सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो अभी सबसे बड़ी इकाई देश है। देश से और छोटा इकाई हो जाएगा राज्य, राज्य से छोटा इकाई जिला, जिला से छोटा इकाई आपका प्रखंड होगा, और गांव में जाएंगे तो प्रखंड होगा। और नहीं, गांव गांव में जाएंगे तो पंचायत होगा, और आपको शहर में होगा तो प्रखंड होगा। ठीक, और प्रखंड से भी आप आइएगा तो फिर मोहल्ला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वह मतलब इकाइयों में बटी हुई थी। तो सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी उस समय, तो उस समय सबसे बड़ी इकाई जो है वह देश कहलाती थी। और देश का सर्वोच्च जो होगा वह राजा होगा। देश का सर्वोच्च जो होगा यानी सबसे जो बड़े पद पर होंगे उन्हें हम सर्वोच्च कहेंगे, और यह कौन होगा, राजा होगा। और यही राजा जो है वह न्याय का काम भी करेगा, यानी कि मतलब न्यायालय में जो न्याय का भी जो सर्वोच्च होगा, न्याय का जो भी सर्वोच्च होगा, यह कौन होंगे, तो यह आपके राजा ही होंगे। यानी कि पूरे देश का सबसे ऊंचे पद पर राजा होंगे, और न्याय के लिए भी राजा ही सर्वोच्च रहेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे बड़ी इकाई जब देश है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है,
क्लियर। तो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। ये तो हो गया सबसे बड़ी इकाई। और सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपको गांव। और यह गांव जो है वो किसके अधीन होता था? तो ये अधीन होता था आपको ग्रामीण के अधीन। जैसे अभी देखते हैं ना, गांव जो है मुखिया के अधीन होता है, मुखिया जो है वह सभी वहाँ के शासन प्रशासन चलाते हैं। तो उस समय जो है वह गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। बात समझ में आया? तो गुप्त काल की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी देश। और देश जो है वह पूरे देश का पूरा सर्वोच्च पद पर होगा राजा, और राजा ही जो है वो न्याय का भी सर्वोच्च होगा। और सबसे छोटी इकाई को कहेंगे गांव। और गांव जो है किसके अधीन रहेगा? तो ग्रामीण के अधीन रहेगा। और इस समय जैसे अभी आप जिला लेवल पर देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो जिला लेवल पर जो है टैक्स से पैसे को भी वसूलते हैं। तो उस समय जो है आपको डीएम लेवल का जो अधिकारी होगा, ठीक, डीएम लेवल का जो अधिकारी होगा, यानी कि एक जिले का अधिकारी, वह अधिकारी को कहा जाएगा कुमार अमात्य। क्या कहलाएगा? ये आपको कुमार अमात्य कहलाएगा। और इसी को हमने आपको बताया था कि जिला लेवल का जो अधिकारी मौर्य वंश में होगा वह कहलाएगा आपको वहां पर राजुक नामक अधिकारी का क्या कहलाता था? राजुक कहलाता था। और वही गुप्त काल में जो है इसे क्या कहेंगे हम? कुमार अमात्य, अमात्य कहेंगे। और यह कुमार अमात्य जो होंगे ये आपको वर्तमान किस पद के बराबर माना जाएगा? तो वर्तमान में जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम पद के बराबर माना जाएगा। बात समझ में आया? तो कुमार अमात्य जो है वह मतलब प्रमुख अधिकारी के रूप में थे, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक तरह से बोल सकते हैं वो मतलब वहां के प्रशासन को संभालते थे। क्लियर है? अच्छा, आपने आपको बताया था कि गुप्त काल के समय में ही जो है वह चीनी यात्री फाहियान आए थे। और फाहियान के अनुसार गुप्त काल में जो है वह छुआछूत जो वो थी, ठीक है, उस समय भी जो है छुआछूत माना जाता था। ये तो आज़ादी के बाद जो है आपका जब संविधान बना तब जाकर के छुआछूत समाप्त हुआ। अब सोचिए छुआछूत जो है वह कितना समय पहले से ही चले आ रहा है। क्लियर? ऐसे भी जो है बड़े कास्ट के लोग जो है छोटे कास्ट के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये फाहियान का कहना था, फाहियान जो एक चीनी यात्री है, फाहियान, इनका कहना था कि उस समय भी क्या था? छुआछूत था। बात समझ में आया? यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत को क्या कहेंगे? अस्पृश्यता कहेंगे। इसको हम अस्पृश्यता कह सकते हैं। तो ये सभी जो है गुप्तकालीन व्यवस्था मतलब क्या कह सकते हैं? विशेषताएं हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, इस समय जो है जब छुआछूत रहेगा तो निम्न जाति के या उच्च जाति के लोग होंगे। तो अभी भी आप देखते हैं कि निम्न जाति के लोगों को जैसे एससी कैटेगरी में रखा जाता है, एसटी कैटेगरी में रखा जाता है। तो गुप्त काल के समय में जो है निम्न जाति के लोगों को जो है चंडाल या तो अतज्ञ कहा जाता था। निम्न जाति के लोगों को क्या कहेंगे? जो निम्न जाति के लोग होंगे, निम्न जाति के लोग, वह कहलाएंगे आपको चंडाल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चंडाल। या इसी को जो है वो अतज्ञ भी कहीं कहीं देता है। बात समझ में आया? तो छुआछूत रहेगा तो निम्न जाति के लोग को क्या कहा जाएगा? चंडाल कहा जाएगा या तो अतज्ञ कहा जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, इसमें और क्या, इसलिए मैं पॉइंट वाइज करके बता रहा हूँ ताकि आपका ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, तो इससे संबंधित आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया, पहले तो आप राजा के क्रम में आपको बता दिया। अब जो है अगर वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था अगर मिक्स कर देता तो आपको मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आ जाता, बोरिंग टाइप से हो जाता है। इसलिए मैं इसको अलग किया। ठीक है, इस समय जो है हमने पहले ही बताया था कि स्त्रियों का जो है वह स्त्रियों का जो है सम्मान रखा गया था, मतलब स्त्रियों को सम्मान किया जाता था। तो इस समय स्त्रियों को जो है वह शिक्षा का भी अधिकार था, ठीक है, और समाज में जो एक विशेष स्थान दिया गया था स्त्रियों को। तो स्त्रियों को जो है वह शिक्षा का अधिकार था और वह देवदासी भी हो सकती थी। बात समझ में आए? तो स्त्रियां जो है वह क्या हो सकती है? स्त्रियों को जो है वह शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार। और अगर वो आपको देवदासी बनना चाहती है तो देवदासी भी बन सकती थी। इस समय जो है वह बाल विवाह भी था स्त्रियों के ही क्रम में अगर देखें तो इसमें समय जो है क्या क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है? तो बाल विवाह था, यानी बच्चा में ही विवाह कर दिया जाता था छोटे छोटे मतलब लड़कियों का। ठीक है, पर्दा प्रथा भी था। क्लियर है? पर्दा प्रथा के भी इस समय चलन था। साथ ही साथ सती प्रथा भी था, यानी कि जब पति की मृत्यु हो जाएगी तब पत्नी को क्या किया जाएगा? जिंदा जला दिया जाएगा।
तो बाल विवाह था, पर्दा प्रथा भी था, सती प्रथा, मैंने सोची कितना पहले से जो है वह ये सब चले आ रहा था। ठीक है, और इस समय जो है वैश्यावृत्ति भी थी। क्या हो जाएगा? वैश्यावृत्ति। और वैश्यावृत्ति में जो महिलाएं मतलब उस समय वैश्यावृत्ति से संबंधित होंगी जो महिलाएं, ठीक है, उन्हें जो है वह कुटनी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते हैं? कुटनी, या तो उन महिलाओं को जो है वह गणिका भी बोल सकते हैं। तो वैश्यावृत्ति मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो जिस्म का मतलब कार्य करती थी जो महिलाएं, इसी को वैश्यावृत्ति कहते हैं। और इसी वैश्यावृत्ति के जो है इन महिलाओं को क्या कहलाएगा? तो इन महिलाओं को जो है वह गणिका कहा जा सकता है। और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं? या तो गणिका कहें या तो कूटनी कहें, ये हमने आपको बताया। क्लियर है? या तो इसे हम कूटनी भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जो है गुप्त काल के वह देश थी, और देश का जो सर्वोच्च होता था वह राजा होता था, और राजा जो है वह न्याय का भी काम करेगा। सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव होगी, और गांव जो है वह किसके अधीन रहेगी? तो ग्रामीण के अधीन रहेगी। इसके बाद जो है कुमार अमात्य नाम का जो है एक बहुत बड़ा अधिकारी पद होगा, जो वर्तमान डीएम के बराबर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होगा। और यही जो है वह मतलब एक तरह से जिले लेवल पे जो भूभाग होंगे उनसे जो है टैक्स से पैसा भी वसूल करने का ये काम करेंगे, और वहाँ के जो शासन प्रशासन भी ये संभाल के रखेंगे, क्योंकि राजा अकेले कहाँ कहाँ का जो है वह प्रशासन संभालेगा। तो वह छोटे छोटे अधिकारी और बड़े अधिकारी जो है वह नियुक्त किए हुए थे। अच्छा, इसी के समय गुप्त काल के समय में जो है चीनी यात्री फहियान आया था, और ये फहियान का कहना था कि उस समय यानी गुप्तकालीन मतलब समय में भी छुआछूत का परंपरा थी, और छुआछूत मतलब अस्पृश्यता था उस समय। और इसीलिए अस्पृश्यता के कारण निम्न जाति के लोगों को जो है वह चंडाल या तो अतज्ञ कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को दिया गया था, बाल विवाह भी था, पर्दा प्रथा भी था, सती प्रथा भी था, और वैश्यावृत्ति भी थी। और वैश्यावृत्ति में जो लिप्त महिलाएं होंगी उन्हें गणिका या तो कुटनी कहा जाएगा। क्लियर है? इस समय जो है वह गणित और ज्योतिषी का भी जो है सर्वाधिक विकास हुआ था। किसका विकास? ज्योतिषी का। ज्योतिषी का, साथ ही साथ जो है वह गणित यानी कि मैथमेटिक्स का भी इस समय विकास हुआ था। देखिए, गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण काल ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस समय जो है बहुत सारे ऐसे चीजें किए गए जो कि जनता के लिए भी काफी अच्छी थी, और इससे भी देश का भी भलाई हो रहा था। इसके बाद में जो बाहरी आक्रमण आ गया आपका सल्तनत काल में, जब इसके आगे हम मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सल्तनत काल से जो है वो अफगानिस्तान से बहुत सारे शासक आ गए जो आक्रमण करके जो है ये मतलब भारत को जो है सिर्फ लूटने का ही काम किए। इसके बाद जो है मुगलों आए, मुगल जो है लगभग 200-250 साल तक जो है वह शासन किया भारत पर। क्लियर है? और फिर जब ये सभी जब गए तो उसके बाद जो अंग्रेज आकर के यानी हर कोई जो है वो भारत को क्या करने कोशिश किया है? लूटने का कोशिश किया है। क्लियर है? तो इसलिए जो है आपका जो गुप्तकालीन व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, यही गुप्तकालीन यही सब तो मिल करके जो भारत को जो है वह मतलब कि इस समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे सोने की चिड़िया भारत को नहीं कहा जाता, यहाँ पर बहुत ज्यादा धन दौलत थी, लेकिन इसके बाद जितने सभी आएंगे सब यहाँ पर लूट खसाट करेंगे। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो इस समय जो है वह गणित और ज्योतिषी का भी काफी ज्यादा क्या हुआ था? काफी ज्यादा विकास हुआ था। क्लियर है? और अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वह गुप्त काल के समय में ही किया गया है। तो कितना पॉइंट अभी हम बता चुके हैं? तो 9 पॉइंट तक हम बता चुके हैं। चलिए इसी क्रम को हम आगे रखते हैं, और इसमें हम अजंता की गुफाएं अजंता की गुफाओं का निर्माण कब किया गया है? तो आपको गुप्त काल के समय में किया गया है। ये भी प्रश्न आ सकता है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो है महाराष्ट्र की इन गुफाओं की संख्या यानी अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वह 29 है। कितनी संख्या है? तो संख्या हो जाएगी 29। बात समझ में? संख्या कितनी हो जाएगी? 29 है, जिसमें जो है 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं जो है वह गुप्त काल की है। क्लियर? यानी 29 में से जो है कितना नंबर? 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। ये गुफाएं जो है ये किस समय की है? तो ये जो आपको गुप्त काल के समय की है। बात समझ में आया? तो जानते हैं गुफाओं का निर्माण जिसमें आपको 16, 17 और 18 16, 17 और 19 नंबर के जो गुफाएं हैं वह बनाए गए थे आपको गुप्त काल के समय में।
क्लियर है। और ये अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन गुफाओं की संख्या कितनी है टोटल? तो टोटल संख्या हो जाएगी आपको 29। और ये अजंता की गुफाएं जो है ये आपको तीनों धर्मों के लिए फेमस है, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए भी है, ठीक है। यही तो एक मतलब भारत की जो संस्कृति अच्छी दिखाती है सभी धर्म जो के लिए, ये आपको इम्पोर्टेंट मतलब पवित्र स्थल कह सकते एक तरह से। तो बौद्ध धर्म के लिए भी आपको फेमस है, जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ हिंदू धर्म के लिए भी। क्योंकि हिंदू धर्म क्यों हो जाएगा? देखिए पहले तो जैन धर्म बौद्ध धर्म ही था, हिंदू धर्म को जो भी अस्तित्व में लाया वो गुप्त काल ने ही लाया। क्लियर है। तो इसलिए अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए जो आपको प्रसिद्ध बताई जाती है। गुप्त काल में ही जो है मध्य प्रदेश में जो है बाघ की गुफाएं बनाई गई, ठीक है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं किस समय बनाई गई है? तो गुप्त काल में, ठीक है। और ये जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो उसमें बाघ की गुफाएं कहाँ बनाई गई थी? तो आपको मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। बात समझ। और ये सभी अभी भी मौजूद है, आप अगर घूमना चाहे तो घूम सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गुप्त काल में ही जो है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में आप अफगानिस्तान के जो है एक तरह देखा जाए कौन सा स्थान पे, तो बमियान, ठीक है। बामियान, बामियान नामक स्थान पे जो है पर्वतों को काटकर, ठीक है, पर्वत बड़े बड़े पर्वत थे, उन पर्वतों को काट करके जो है, पर्वतों को काट कर महात्मा बुद्ध की जो है बहुत बड़ी, यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा आपको अफगानिस्तान के बमियान में बनाई गई थी। पर्वतों को काट करके किसकी प्रतिमा बनाई गई थी? तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। अब कहिए कि जब महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जब बनाई गई थी, जो सबसे बड़ा था, ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि इस महात्मा बुद्ध के प्रतिमा को वहाँ के जो आतंकवादी हैं, और वह आतंकवादी संगठन कौन सा है? तालिबान आतंकवादी संगठन। वहाँ पे तालिबान आतंकवादी संगठन ने क्या किया? ये तालिबान, ये आतंकवादी है, इसको बम से उड़ा दिया, इस प्रतिमा को। आतंकवादी, क्लियर है। यानी तालिबान आतंकवादी जो है महात्मा बुद्ध, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, और यह ऐसा नहीं कि मूर्ति बनाया गया था कहीं से पत्थर ला करके, जी नहीं, ये पत्थरों को काट करके वो अच्छे से तराशा गया था, और विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा बनाई गई थी आपको अफगानिस्तान के बमियान में, जिसे जो है तालिबान आतंकवादियों ने, क्योंकि आतंकवादी लोग का तो दिमाग होता नहीं है, घुटना में दिमाग घुसा रहता है, तो इसलिए अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे क्या किया? बम से उड़ा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा? बम से उड़ा देगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से जो है हमने आपको गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो आपको कुछ पॉइंट वाइज करके हमने बताया है, जो कि एग्जाम में जो है वो काफी इससे प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। क्लियर है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया, एक बार हम शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो इस समय जो है वो भाषा क्या थी? गुप्तकालीन समाज की भाषा क्या रहेगी? तो भाषा जो है वो संस्कृत होगी। हिंदू धर्म, आज का जो वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप आप देखते हैं वह किस समय की है? तो गुप्त काल के समय की। इन्होंने बिहार के जगह पर जो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दिया था? तो उत्तर प्रदेश और कौशाम्बी को, इसलिए अपनी राजधानी जो है वह कौशाम्बी को ही रखेगा। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह भू राजस्व यानी भूमि के रूप में ही कर दिया जाता था, और यह भू राजस्व का जो है वह कितना होता था? तो 1/4 से लेकर के 1/6 तक होता था। और यह भू राजस्व जो है मतलब या तो नगद दे दीजिए और नहीं तो अनाज के रूप में दीजिए। अगर आप नगद देते हैं तो उसे हक कहा जाएगा, और अनाज के रूप में देते हैं तो उसको मे कहा जाएगा। क्लियर है। इसमें जो है सबसे बड़ी इकाई जो है राज मतलब शासन का, वह देश हुआ करता था, और देश का सबसे सर्वोच्च पद पर कौन होगा? राजा। और राजा ही जो है न्याय का भी सर्वोच्च होगा। क्लियर है। सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव होगी, जो कि ग्रामीण के अधीन होगा। और इस समय जो है कि उच्च अधिकारी थे, जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, जिसे कहा जाता था कुमार अमात्य। इसी के शासनकाल में, जो गुप्त काल में ही के समय, फाहियान भारत यात्रा करने आया था, जो कि चीन का रहने वाला था। और इन्होंने अपने मतलब पुस्तकों में ऐसा वर्णन किया है कि गुप्त काल के समय भी जो है वह छुआछूत था, यानी अस्पृश्यता थी। और इसलिए निम्न जाति को जो है इन्होंने अपने
पुस्तकों में चंडाल और अतज्ञ नाम से संबोधित किया गया। क्लियर है। स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी था, बाल विवाह भी उसमें प्रचलन में था, पर्दा प्रथा भी थी, सती प्रथा भी थी, वैश्यवृत्ति भी थी। वैश्यवृत्ति मतलब जिस्म का कैसे कर सकते हैं, मतलब देह व्यापार। और वैश्यवृत्ति में जो महिलाएं लिप्त होती थी उन्हें गणिका या तो कुटनी कहा जाता था। ऐसा नहीं, आपको उस समय वैश्यवृत्ति जो है वह लीगल तरीके से होता था, इलीगल नहीं था। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ज्योतिषी और गणित का काफी ज्यादा विकास हुआ। और वर्तमान में जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप देखते हुए गुप्त काल की ही देन है। अच्छा, अजंता की गुफाएं जो है वह गुप्त काल के समय में बनाए गए, जिनमें गुफाओं की संख्या कौन कौन सी, 16, 17 और 19। और टोटल गुफाओं, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, 29। क्लियर। और ये आपको महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बाकी गुफाएं जो है आपको मध्य प्रदेश में, ये भी आपको गुप्त काल के समय में ही बनाया गया। अच्छा, गुप्त काल के समय में जो है महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा, यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी पत्थरों को यानी पर्वतों को काट करके। और यह बनाया गया था वो अफगानिस्तान के बमियान में, जिसे जो है तालिबान आतंकवादियों ने क्या किया, बम से उड़ा दिया। क्या करेंगे, बम से उड़ा देंगे। बात समझ में आया? अच्छा, जब हम ये पढ़ा रहे थे, मतलब गुप्त काल के शासकों के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो हमने वहां पर देखा था। चलिए हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं हून आक्रमणकारी के बारे में। तो चलिए आप टॉपिक दे दीजिए, हून आक्रमणकारी। ठीक है, जो हून जो गुप्त काल में जो आक्रमण करेगा, हून आक्रमण। ठीक है, ये जो हून आक्रमण करेंगे, ये कहाँ से आए थे, कब आक्रमण किए, क्योंकि हमने तो पहले पीछे देख लिया कि जो है गुप्त काल जो है वो कैसे समाप्त होता है। तो गुप्त काल का अंतिम शासक होते हैं विष्णुगुप्त। कौन हो जाएंगे, विष्णुगुप्त। और इसके देखिए स्कंद गुप्त के समय में भी हून का आक्रमण होता है, लेकिन स्कंद गुप्त क्या करते हैं, उसे विफल कर देते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी जो है वह स्कंद गुप्त के ही जूनागढ़ स्थित अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें जो है वह स्कंद गुप्त ने हून के लिए जो है मलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो हमने देखा था कि इसके स्कंद गुप्त जो है वह क्या करते हैं कि हून जब आक्रमण करेंगे तो उसको जो है विफल मतलब कि असफल बना देंगे। लेकिन अंतिम शासक जो आपको गुप्त गुप्त काल का जो अंतिम शासक होंगे विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त के समय जो है वो आपको कौन क्या होगा, हून का आक्रमण कर देगा। क्या करेंगे, हून आक्रमण करेंगे। और आक्रमण के बाद जो है विष्णु गुप्त काल जो है लगभग लगभग क्या होता है, समाप्त होने के कगार पर आ जाता है। और इसलिए जो है वह बिखरने लगता है गुप्त वंश, और फिर छोटे छोटे सामंतों में क्या होंगे, बट जाएंगे। और इन सामंतों में जो सबसे प्रसिद्ध सामंत होता है जो पुष्यभूति होते हैं, और यही आगे चल करके जो है वर्धन वंश की स्थापना करेंगे। बात समझ में आया? तो ये सब आपको बताया था। तो हुन आक्रमण जो है, चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं, जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और थोड़ा समझते भी हैं, क्योंकि आपको हुन तो बता दिया, तो हुन जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, आक्रमण क्यों किए थे, धन के लूट के लिए। तो हुन का जो क्षेत्र था, यानी कि ये जो आए थे, ये आप भारत देख रहे हैं ना, चलिए इधर बनाते हैं। चलिए एक रफ डायग्राम बना देते हैं, समझ जाइए, फीलिंग को समझिए। ये आपके वर्तमान में भारत है, क्या है, वर्तमान में भारत है। और ये आपका ये पाकिस्तान है। तो उस समय जो आपको पाकिस्तान भी क्या था, भारत का हिस्सा था। ये इधर आपको नेपाल और ये आपको भूटान, ये भी सब भारत का हिस्सा था। म्यांमार, बर्मा, ये सभी भारत के हिस्सा थे। अच्छा, ये आपको ये अफगानिस्तान देख रहे हैं, ठीक। और इधर आपको ईरान हो जाएगा। तो हुन जो है वो आपको ईरान से अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। ठीक है, ईरान से, यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्र में जो है आपको ये हुन फैले हुए थे, यानी कि ईरान से कहाँ हो जाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान तक। ठीक है, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये हो जाएगा आपको ईरान। तो ईरान से जो है अफगानिस्तान तक हुन फैले हुए थे, और यहाँ से जो है वह भारत काफी नजदीक पड़ा इन लोग को। और जो भी आक्रमण हुए आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आक्रमण हुए हैं भारत पर। तो हुन का क्षेत्र जो है वह कहाँ हो जाएगा, तो चलिए इसको पॉइंट कर लीजिए। तो हुन जो रहने वाले थे, यानी कि जो कहाँ के निवासी थे, ये आपको फारस के रहने वाले थे। फारस किसे कहा जाता है, तो अभी तो पहले प्रारंभ में जो है वह ईरान को फारस ही कहा जाता है, अभी क्या कहते हैं, ईरान कहते हैं। तो ईरान से लेकर के अफगानिस्तान तक,
ईरान से अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था, वह क्षेत्र में जो है आपको हून रहते थे, और यहीं से जो है वो भारत पर आए थे आक्रमण करने के लिए। इनकी राजधानी जो है वह कहाँ थी, यानी कि ये हून की जो राजधानी होगी, क्षेत्र तो देख लिए, इनकी जो राजधानी होगी, जब ने आपको बताया ना कि बामियान, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई, बामियान जो हून का मतलब राजधानी हुआ करते थे। और ये हून आक्रमणकारियों में दो हून जो है वह सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और वो दो हून कौन कौन थे, तो ये दो हून में जो है वह आपको तारामान, तारामान और एक दूसरा क्या था, दूसरे थे आपको मिहिरकुल, मिहिरकुल, दूसरे कौन हो जाएंगे, मिहिरकुल। और ये दोनों जो थे, क्लियर, ये दोनों जो है इन्हें हम बौद्ध विरोधी भी कहते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध को देखना नहीं चाहते थे, बौद्ध विरोधी, या हम कह सकते हैं मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाले। बौद्ध विरोधी तथा क्या थे, मूर्ति भंजक थे। भंजक मतलब तोड़ने वाला, क्लियर है। तो तारामान और मिहिरकुल जो है वह दो प्रमुख है हून आक्रमणकारी था, जो ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण, ये दोनों जो तारामान और मिहिरकुल जो था वो बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म को देखना पसंद नहीं करता था, साथ ही साथ ये मूर्ति भी तोड़ देता था। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, इसके शासनकाल में स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है वो हून क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, हून का आक्रमण होगा। और जिसकी जानकारी जो है वह जूनागढ़ स्थित अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ स्थित अभिलेख से मिलती है, बस समझ में, जूनागढ़ स्थित अभिलेख से मिलती है कि हून ने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसी जूनागढ़ स्थित अभिलेख में स्कंदगुप्त ने जो हून के लिए आपको मलिक शब्द का प्रयोग किया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शब्द का प्रयोग किया है, तो मलिक शब्द। मलिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो हून के लिए, ठीक है। और यह कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको जूनागढ़ स्थित अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ, जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया है, क्लियर। और ऐसा माना जाता था कि ये जो हून होते थे ये काफी बर्बर और खाना बदोश थे, इनका कोई अपना जात ही नहीं था, बात समझ में आया? यानी कि जो हून होंगे ये आपको खाना बदोश होंगे, यानी कि कोई अस्थाई निवास नहीं होता था इनका, खाना बदोश, और साथ ही साथ बर्बर तरीके से, मैंने जिसको मार देना है, पीट देना है, मैंने घुमक्कड़ टाइप से होते थे, क्लियर है। अच्छा, हून जो है वह अभी हमने आपको बताया कि एक तरह से देखा जाए तो मध्य एशिया, यानी कि फारस के रहने वाले थे, क्लियर है, मध्य एशिया के रहने वाले थे हून। अच्छा, हून की जो है वह दो शाखाएं थी, हून की कितनी शाखाएं हो जाएगी, दो। इनकी जो है दो शाखाएं थी, एक था आपको पश्चिमी शाखा और दूसरा था आपको पूर्वी शाखा, पश्चिम पश्चिमी शाखा और दूसरा था आपको पूर्वी शाखा, इसकी दो शाखा थी हून की। अच्छा, भारत पर जो आक्रमण किया था वह कौन सा शाखा वाला आक्रमण किया था, भारत पर जो आक्रमण किया था वो पूर्वी शाखा वाला आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर जो आक्रमण किया था। इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक नज़र आप देख लीजिए कि हून जो है वह खाना बदोश थे, आपको बर्बर तरीके मतलब अच्छे से नहीं रहते थे, मतलब शिक्षा विक्षा कोई ध्यान नहीं देना है, मतलब सिर्फ खाना है और जंगलों में घूमना है, मारना है। और ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, इनकी शाखाएं जो पश्चिमी और पूर्वी दो शाखाएं थी। भारत पर जो आक्रमण किया था वो पूर्वी शाखा वाले आक्रमण किए थे, बात समझ में आया? और चीनी साहित्य में जो है वो हून को किस शब्द से नाम से जाना जाता है, तो हून को जो है अगर चीनी साहित्य में देखेंगे तो इन्हें कहा गया हुंगनू। क्या, किस नाम से जाना गया है चीनी साहित्य में, यानी चीन के लोग किस नाम से जानते हैं इसे, हुंगनू, ठीक है। हुंगनू जो हून को किस में कहा गया है, तो आपको चीनी साहित्य में, यानी चीन देश में जो साहित्यकार वहां पे होंगे वो हून के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हुंगनू। बात समझ में, किस शब्द का इस्तेमाल करेगा, हुंगनू, ठीक है। और इनका जो है कोई मतलब एक तरह से अपनी कोई जात नहीं था,
ये हून जो होंगे ना वो जाति समूह होंगे एक तरह से, ठीक है, एक जाति समूह होंगे जिनका जो है वह कोई धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने देखा हून के बारे में, जो खाना बदोश सब बर्बर तरीके से रहते थे। ये मध्य एशिया यानी कि फारस से आए थे। ये दो शाखाएं थे, एक पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा वाले। और भारत में जो आक्रमण किया था वो पूर्वी शाखा वाला आक्रमण किया था। हून के लिए चीनी साहित्य में जो हून शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इनका मतलब एक जाति समूह के रूप में रखते थे, जैसे घुमक्कड़ टाइप से आदमी देखे हैं ना, उसी टाइप का। और यह इनका जो है वो कोई धर्म नहीं होगा। बात समझ में आया? और इसी हून आक्रमण के कारण ही जो है गुप्त वंश क्या हुआ था, धीरे धीरे समाप्त हुआ था। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसमें हमने देखा था कि अंतिम शासक जब विष्णुगुप्त रहेंगे तो इसके बाद जो है वह क्या होगा, गुप्त वंश जो छोटे छोटे सामंत में बट जाएंगे। और ये जो छोटे सामंत में बटेंगे, जिसमें जो है वह सबसे प्रमुख सामंत होगा आपको पुष्यभूति। और यही आगे चल करके जो है वह वर्धन वंश का स्थापना करेगा। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी इसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? अगले क्लास में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे या पुष्यभूति वंश भी इसे कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सपोर्ट कैसे करना है, तो सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पास सेंड कर सकते हैं, और दोस्तों को भी आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों से भी, और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों से भी आप करवाइए। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी रेलवे में प्राप्त करने का सपना पूरा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।